हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल संस्कार एजुकेशन हब पर। आज के लेक्चर में हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है आज के लेक्चर में वो क्या है आपका, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इन लॉज में हम टोटल 5 इंपॉर्टेंट लॉज को कंसिडर करेंगे, जिनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वाइब्रेंटली पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, मैं बात करूं अगर आईआईटी एंड पीएमटी में, तो उनमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो है वहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से इसको देखना है, समझना है। ठीक है, इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर टोटल आपके 5 लॉज आते हैं, जिनमें फर्स्ट लॉ जो आपका है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ जो आपका है वो है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, या इसे कहते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन। थर्ड लॉ जो आपका होगा वो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ जो आपका लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और जो लास्ट लॉ है आपका वो है आपका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन। इस लॉ को हम एक और नाम से बोलेंगे गे लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो टोटल आपके पास यहाँ पे 5 लॉ हैं जो बिलोंग्स करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्टिंग के 2 लॉज को डिस्कस करेंगे, जो आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, या फिर डेफिनेट प्रपोर्शंस। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, अगर इस लॉ की बात की जाए तो ये लॉ जो है वो आपका एक जर्मन, ये जो लॉ है वो आपका वॉज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। ये जो लॉ है वो किसने आपको प्रपोज किया, किसने आपको दिया? एंटोनी लेवोजियर ने गिवन किया। ठीक है, इन 1789 के अंदर आपको ये लॉ दिया गया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर बात की जाए तो ये लॉ है वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर इन 1789। ठीक है, ये तो हुई इसकी हिस्ट्री। ठीक है, इसने इस लॉ में क्या कहा वो देखिए। ड्यूरिंग a physical और केमिकल चेंज, मतलब जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं या किसी फिजिकल प्रोसेस को प्रोसीड करवाते हैं, तो उसके ड्यूरेशन में द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू the total mass of reactant।
ठीक है, क्या कहा इस लॉ ने? इस लॉ ने ये कहा कि जब भी आप कोई 2 और मोर केमिकल स्पीसीज को आपस में रिएक्ट करवाते हैं और उससे क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास 2 साइड बन जाती हैं, एक आपकी रिएक्टेंट साइड और एक आपकी प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टिंग स्पीसीज के टोटल एलिमेंट्स का मास अगर हम कैलकुलेट कर लें और उस साइड से आपके प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट सारे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स का मास को हम टोटल कर लें, तो दोनों साइड का जो मास है वो ऑलवेज क्या रहेगा, आपका इक्वल रहेगा। यानी जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस दौरान आपका मास जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। यही लॉ प्रपोज किया था एंटोनी लेवोजियर ने। क्या कहा था कि ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस या फिर किसी फिजिकल प्रोसेस में हमेशा मास जो है वो आपका कंजर्व रहता है, सेफ रहता है, यानी कि कभी भी उसके मास में कोई चेंज नहीं आता। मीन ये है कि आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनका टोटल मास हमेशा प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हमने यही तो कहा कि ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज या प्रोसेस द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड। ठीक, इट मीन्स इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द मैटर कैन neither created nor destroyed during any physical and chemical process। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को 2 स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? एक तो ये कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी ऑलवेज और इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट्स का टोटल मास हमेशा रिएक्टेंट के टोटल मास से क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सोचा जाए तो क्या सोचा जाएगा कि क्या हुआ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, इट मीन्स वहाँ पे मास में कोई भी इंक्रीमेंट और कोई भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, आपका मास जो है वो टोटली क्या रहा है, कंजर्व रहा है। इट मीन्स यही हुआ। इस स्टेटमेंट का मतलब ये भी कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के दौरान कभी भी मास को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब मास जो था वो मास आपका ऑलवेज मेंटेन रहेगा। ठीक है, मास का किसी तरह से कोई भी लॉस नहीं होता है। दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो किसने प्रपोज किया आपको, एंटोनी लेवोजियर ने इन 1789। तो फटाफट से इस स्टेटमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसको। ठीक है, साथ में आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाएंगे इस लॉ के ऊपर। ठीक है, हो गया। चलिए, तो स्टेटमेंट क्लियर है आपको। स्टेटमेंट आपका सिर्फ यही होना चाहिए कि ड्यूरिंग ए केमिकल और फिजिकल प्रोसेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम बात करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आपने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, आपने किया कार्बन लिया, इसके रिएक्शन किससे करवाई आपने, ऑक्सीजन गैस से। हमारे पास क्या बन गया है, CO2 का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ये आपके पास मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है एक केमिकल रिएक्शन का, जिसमें कार्बन की रिएक्शन किससे हो रही है, ऑक्सीजन गैस से, और क्या बन रहा है आपके पास, CO2 गैस। सो दिस इज ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम बात करें यहाँ पे कार्बन की, तो कार्बन का टोटल मास हमें पता है कितना होता है, 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6 + 6 कितना हो गया आपका, 12। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, बट यहाँ पे टोटल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, देन इट इज बिकम 32। अगर हम इस साइड बात करते हैं एरो के लेफ्ट की तरफ, तो हमें पता है रिएक्टेंट स्पीसीज यहाँ प्रेजेंट होती है, और एरो की अगर राइट साइड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट। तो ये क्या हुआ आपके टोटल रिएक्टेंट्स हुए। अब हम यहाँ पे टोटल अगर मास कैलकुलेट कर लेते हैं रिएक्टेंट्स का, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 + 12 बिकम्स 44। करेक्ट। हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन करवाई इनके बीच में, दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में क्या बना हमारे पास, प्रोडक्ट CO2। अब हम इस प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करते हैं, तो कार्बन का मास कितना होगा, 12, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 × 2 कितना हुआ, 32, यानी कि 12 + 32 बिकम्स
44, यानी कि 44 इज इक्वल टू 44, यानी कि रिएक्टेंट साइड में जो टोटल मास था आपके वो इक्वल हुआ किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। यानी कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। समझ में आया आपको? ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। फॉर एन एग्जांपल ले सकते हैं आप, मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2MgO बन रहा है। ठीक है, 2 मोल मैग्नीशियम को अगर मोल लेते हैं तो 12, मैग्नीशियम का मास कितना होगा, 24 इंटू 2 कितना हो गया, 48। ठीक है, ऑक्सीजन का मास हमें पता ही यहाँ पे कितना है, O2, यानी कितना हो जाएगा टोटल 32। इस साइड बात करें तो 2 मोल आपके पास क्या है, मैग्नीशियम के हैं, तो मैग्नीशियम के मास कितना होता है आपका 24, ऑक्सीजन के भी कितने मोल है, 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 16, यानी यहाँ भी 48 प्लस कितना हो गया 32, यानी यहाँ पे मास कितना हो गया 0 एंड 80 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया आपका 80, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल आ गया है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। यानी दिस केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ गए? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस में अगर आप ये देख पाते हैं कि रिएक्टेंट का मास अगर टोटल प्रोडक्ट के मास के इक्वल आ जाता है, इट मीन्स वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर देता है। ठीक है, तो चलिए इसी पे बेस्ड अपन क्या सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए किस टाइप के न्यूमेरिकल्स इस पे आपके पास आ सकते हैं वो देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, चलिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपके पास क्या है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, विच प्रोड्यूस 3.2 ग्राम CO2 and 6.8 ग्राम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या दे रहा आपको, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है जिसने प्रोड्यूस किया 3.2 ग्राम CO2 एंड 6.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। देन illustrate that this equation obey law of conservation of mass। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि क्या ये इक्वेशन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है या नहीं करती। तो चलिए इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हमने इसको क्या किया, हीट किया। हीट करने पे क्या होगा, इसमें से कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, आपकी CO2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। जब CO2 गैस निकल जाएगी तो हमारे पास क्या बचा, CaO, यानी यहाँ CO3 में से आपका CO2 निकल गया तो यहाँ ऑक्सीजन का मोल बच गया और यहाँ पे कैल्शियम, तो क्या बच जाएगा CaO जो कि बैलेंस है, Ca2 प्लस एंड Ca ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज। ठीक है, तो CaO प्लस CO2 हमारे पास बना है। क्या कहा गया कि CaCO3 का जो टोटल मास है वो कितना गिवन है आपको, 3.2 ग्राम। कितना गिवन है, 3.2 ग्राम। ये जब आपको हीट किया गया, यानी CaCO3 को जब हीट किया गया तो इसने क्या दिया आपको, सॉरी आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना गिवन है, 10 ग्राम गिवन है। कितना गिवन है, 10 ग्राम। जब इसको हीट किया गया तो इसने प्रोड्यूस किया 3.2 ग्राम CO2 गैस, यानी CO2 गैस कितना है हमारे पास, 3.2 ग्राम। और CaO कैल्शियम ऑक्साइड कितना गिवन है आपको, 6.8 ग्राम। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता। मैंने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट दिया था, आपको ये देखना है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के अगर इक्वल है तो ये फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो क्या देखेंगे, इस तरफ कितना है टोटल मास हमारे पास, 10 ग्राम है, पता ही है। इस तरफ 6.8 ग्राम किसका है, CaO का, CO2 का कितना है, 3.2। तो टोटल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इनको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 639 और 2 10, यानी कि 10.0 ग्राम। इट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या आ गया, इक्वल। इट मीन्स और आंसर बिकम्स यस, इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास इस तरह का हो सकता है जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए टाइप 2 जो हमारे पास क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है वो देखिए किस तरह का आ सकता है।
क्वेश्चन 2 जो आपसे कहा गया है वो कहा गया है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ some amount of oxygen to give 36 gram of water। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया आपको कि आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस है जो रिएक्ट कर रहा है किससे, सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से, और आपको क्या दे रहा है, 36 ग्राम ऑफ वाटर दे रहा है आपको। ठीक है, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इफ दिस रिएक्शन, दिस केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं आप, दिस केमिकल प्रोसेस फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है ये भी एक तरह से। आपको कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि ये जो केमिकल इक्वेशन आपको यहाँ पे लेनी है, ये केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जिसमें आपसे कहा गया है कि आपके पास H2 है। अब आपको यहाँ से आंसर रिप्रेजेंट करना है तो क्या बोलेंगे, आपके पास हाइड्रोजन गैस है जो कितना है 4 ग्राम, रिएक्ट किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट जब ये करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। तो ऑक्सीजन जो है वो हमें पता नहीं है कितना ग्राम हमें लेना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और वाटर हमें कितना गिवन है, 36 ग्राम गिवन है। कितना गिवन है, 36 ग्राम। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है इसको बैलेंस कर सकते हैं अपन, तो कितना लेंगे, हाफ मोल ले लेंगे। H2 की रिएक्शन कैसे करवा देंगे आप, हाफ O2 से, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। हाफ O2 का मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब कंडीशन जो आपसे कही गई है वो क्या कही गई है कि ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो इट मीन्स 4 ग्राम प्लस x की वैल्यू उतनी होनी चाहिए जिससे कि हमारे पास टोटल आंसर कितना आ जाए, 36 ग्राम, बिकॉज the total mass of reactant is always equal to total mass of product। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 32 ग्राम, जिसमें आप 4 ग्राम ऐड करेंगे तो टोटल 36 हो जाएगा, जो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 36 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स आपका आंसर कितना हो गया है, या आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 36 माइनस 4 बिकम्स 32 योर आंसर। ठीक है, तो आपको 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा जिससे कि आपका टोटल मास जो है यानी रिएक्टेंट का वो इक्वल किसके आ जाए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, क्योंकि तभी आपका वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो अप करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए जो इस पर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके पास में, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े ईजी थे। ठीक है, वो क्या बन सकता है वो भी देख लीजिए फटाफट से। चलो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास में है वो है 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबंशन गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2 and 2.7 ग्राम ऑफ water। Then illustrate this chemical processes obey law of conservation of mass। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि आपको इथेन दिया गया है 1.5 ग्राम, जिसको हमने क्या किया, कंप्लीट कंबंशन। अब देखो कंप्लीट कंबंशन का मीनिंग जो है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। कंप्लीट कंबंशन का मीन्स होता है
burning of any substance any substances in the presence of excess amount of oxygen। यानी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन या किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट में बर्न कर दें कंप्लीटली, तो उसे कहेंगे हम कंप्लीट कंबंशन, ठीक है। या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करें तो वो आपका कंप्लीट कंबंशन कहलाएगा, ठीक है। देखिए आगे, तो आपसे क्या कहा गया कि 1.5 ग्राम ऑफ इथेन को हमने कंप्लीट कंबंशन किया, जिससे हमें क्या मिला 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O। तो आपको ये बताना है कि ये प्रोसेस जो है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ फटाफट से, ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो सकती है। देखिए C2H6 आपने लिया, किसके प्रेजेंस में कंबंशन होगा, O2 की प्रेजेंस में। हमें पता है जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के सफिशिएंट अमाउंट में कंबंस करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, CO2 बनती है, H2O बनती है और लाइट बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है। तो देखिएगा फटाफट से कि कितने मोल कार्बन के यहाँ पे 2 मोल हैं, तो यहाँ पे 2 मोल CO2 निकलेगी, हाइड्रोजन के 6 मोल हैं तो 3 मोल वाटर बाहर निकलेगा। तो टोटल कितना ऑक्सीजन चाहिए अपन को, 2 × 2 4 और 3 6 मोल, तो यहाँ पे सॉरी 3 मोल तो आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के हो गए और 4 मोल ऑक्सीजन के आपके यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। तो 4 और 3 7 मोल अपन को ऑक्सीजन चाहिए, तो 7 का मतलब हो गया 7/2, क्योंकि 7/2 कितना होता है 3.5 × 2 कितना हो गया 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये आपका फ्रैक्शंस में आ रहा था, इसको प्योर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम हर चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7/2 था, कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा आपका 6। चेक कर लीजिए कितने कार्बन है टोटल, 4 मोल CO2 निकल जाएगी। हाइड्रोजन कितने टोटल 12, 6 × 2 12 हैं तो 6 मोल H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कितने ऑक्सीजन चाहिए, 8 और 6 14, तो 14 मोल सॉरी 7 मोल ले लेंगे यहाँ पे, कितने मोल ले लेंगे 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, इथेन का हमें ग्राम में गिवन है 1.5 ग्राम, ऑक्सीजन का अमाउंट हमें पता नहीं है कि कितना हमें लेना है। 4.4 ग्राम आपको दिया गया है CO2, जबकि 2.7 ग्राम आपको दिया गया है H2O, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखो ये नहीं दिया गया है आपको कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, तब तो बहुत आसान था इसका मास निकालना, उन दोनों के मास को ऐड कर देते और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते तो आपके पास आंसर आ जाता, एक्स की वैल्यू निकल जाती, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता, क्वेश्चन ये है ना, इज दिस केमिकल प्रोसेस ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट। तो अगर ऐसा पता करना होगा तो हमें पहले पता करना होगा इसका एक्चुअल मास कितना है। जब हम इसका मास निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है या नहीं, अगर है तो वो लॉ ओबे करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन को लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझने का जो फंक्शन है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। ये समझ में आ जाती है चीज़ कि हमें सबसे पहले इसका मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मास निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इसके मोल्स निकालेंगे, किसके C2H6 के, क्योंकि हमें अभी ये इंफॉर्मेशन पता है पहले से कि 2 मोल ऑफ इथेन जो है वो रिएक्ट करता है 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ये इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है कि नहीं पता, पता है, क्योंकि 2 मोल आपके इथेन ले रहे हैं और 7 मोल क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। तो हमको ये पता करना है कि एक्चुअल में से कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है, तभी हम इसका क्या निकाल पाएंगे, मास। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इथेन के मोल्स। तो हम निकालते हैं मोल ऑफ इथेन। हमें फॉर्मूला पता है मोल निकालने का, क्या होता है, गिवन 9 क्लास से पढ़ रहे हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलिए, तो गिवन मास कितना है इसका 1.5 है, ठीक है। मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12 × 2 24 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है × 6 6 हो गया, यानी कि 30 डिवाइड बाय 30, डेसिमल हटाएंगे 0 लग जाएगा, 1520, ठीक है, यानी कि 1/20 यानी कि 0.05 मोल आ गए, ठीक है।
समझ गए। तो आपके पास में एक्चुअल में C2H6 कितने मोल हैं, 0.05 मोल हैं, ठीक है। अब हमें इक्वेशन में क्या मिल रहा है कि 2 मोल ऑफ इथेन रिएक्ट करता है 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। तो 0.05 मोल ऑफ इथेन जो है वो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 0.05, इसको कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 0.05, सॉल्व करें, आंसर आपके पास आ जाएगा 0.175 मोल, ठीक है। ये हमारे पास में आंसर आ गया कि 0.05 मोल ऑफ इथेन जो है वो 0.175 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तब आपके पास में ये CO2 एंड H2 के मोल आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, इसका मास निकालना है, ये कितना मास हमारे पास है, किसका, ऑक्सीजन का। तो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए फॉर्मूला में पता ही है कि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें पता नहीं है, x मान लेंगे, आसान है। मोल्स हमें पता है, कितना निकाला अपन ने 0.175 इज इक्वल टू x अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, O2 है, तो 16 इंटू 2 यानी कि 32 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 32 इंटू 0.175, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5446 5.6, कितना आ जाएगा 5.6, ठीक है। तो 5.6 ग्राम आपका क्या आ गया है, वेट आ गया किसका, ऑक्सीजन का। चलो चेक कर लेते हैं 5.6। अब हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया, हमें करना क्या था, इन दोनों का मास जो है वो टोटल ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा हमारे पास 5.6 प्लस 1.5 कितना हो गया 7.1 ग्राम, उधर से उन दोनों को ऐड कर लेना है, कितना आ गया 4 to 6 एंड 7.1 ग्राम। इसका मतलब ये मास इस मास के क्या आ गया है, इक्वल। इट मीन्स ये केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है। तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बन सकता है इस पे वो ये बन सकता है आपके पास, ठीक है। आसान है, क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑक्सीजन जो रिएक्शन उसको बैलेंस कर लेना है, बैलेंस करने के बाद में आपको देखना है कि ऑक्सीजन का मास हमें कैलकुलेट करना है। मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो क्या है कि 2 मोल ऑफ इथेन जो है वो 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बना रहा है, ठीक है। तो कितने मोल इथेन के कितने मोल ऑफ O2 से रिएक्शन करेगा, तो पहले हम किसके निकाल लेंगे, मोल ऑफ इथेन की। क्यों, क्योंकि हमारे पास इथेन का मास ऑलरेडी गिवन है, तो गिवन मास अपन मोलर मास से निकालेंगे। 0.05 मोल हमारे पास किसका रहा है, इथेन का। तो इतने मोल ऑफ इथेन कितने से रिएक्शन करेंगे, तो 7/2 इंटू 0.05 हो गया, आपके पास आंसर ये आ गया। अब हमारे पास किसके मोल आ गए हैं, ऑक्सीजन के। मोल जब आ गए हैं तो मास निकालना आसान है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमारे पास है, मोल हमारे पास है, गिवन मास रखेंगे, निकाल लेंगे, ऐड करके देख लेंगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है, इट मीन्स ये ओबे करता है, फॉलो करता है लॉ को, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। चलिए नेक्स्ट जो है सेकंड लॉ, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कौन सा है आपका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए सेकंड लॉ जो है वो कौन सा आपका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए देखिए सो क्या होता है, इस लॉ की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये लॉ जो था आपका वॉज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट, ठीक है। जोसेफ प्रोस्ट ने ये लॉ दिया था इन 1799, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो था वो किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में, और ये जो लॉ है वो वाज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट इन 1799, ठीक है। लॉ जो है वो आपसे क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है वो देख लीजिए पहले। A pure chemical compound consists of, या लिख लीजिए contain
same element combine together in fixed ratio of their weight, or you can say mass. Whatever method of preparation may be different. ठीक है, क्या कह रहा है लो आपसे? ये लो आपसे कह रहा है कि जब भी हम किसी केमिकल कंपाउंड को बनाते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, किससे बनता है? 2 और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट से ये बनता है। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाने में जो एलिमेंट्स आपके वहाँ पे यूज हो रहे हैं, जो आप एलिमेंट आपके आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वो एलिमेंट जब भी आपस में ऐड होते हैं, क्या कह रहा है? अ प्योर केमिकल कंपाउंड जो कंटेन करता है सेम एलिमेंट्स जो क्या कर रहे हैं आपके कंबाइंड टुगेदर, जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? कंबाइंड हो रहे हैं। तो वो जब भी आपस में कंबाइंड होंगे तो उनका जो रेशियो होगा बाय मास वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा प्रोपोर्शन में। ठीक है, समझ गए? मैं अभी आपको एग्जांपल से समझा दूंगा ये बात। ठीक है, चाहे आप उस केमिकल कंपाउंड को कितने भी मेथड से प्रिपेयर करें, मतलब किसी केमिकल कंपाउंड को आप 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस केमिकल कंपाउंड को बनाने में जो एलिमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं उन एलिमेंट्स का जो मास है, ठीक है, वो बाय मास जो है उनका रेशियो जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, ये आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको विद एन एग्जांपल एक चीज़ समझा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। सपोज कीजिए आपने एग्जांपल लिया किसका? वाटर का। H2O यहाँ पर आपके पास है। ठीक है, H2O की बात करें तो आप यहाँ पे आप ले लीजिए सी वाटर से, आप ले लीजिए रिवर वाटर से, आप ले लीजिए टैप वाटर, या किसी लेक से ले लीजिए। ठीक है, किसी भी कंट्री से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर को आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, किसी भी सोर्स से, बट वाटर का फॉर्मूला ऑलवेज क्या होता है? H2O, यानी 2 एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन के रेशियो 1 एलिमेंट जो है वो किसका होगा? हमेशा ऑक्सीजन का। वो मिलके ही हमेशा क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। यानी H2O के अंदर अगर अपन बात करें तो हमेशा क्या होगा? हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स, इसका मतलब मास कितना हो गया हाइड्रोजन का? 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 × 2 कितना हो गया? 2। रेशियो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। सबका रेशियो यही रहेगा, यानी 2 × 1 = 1, 8, 1:8, 1:8, 1:8। ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल को या वाटर कंपाउंड जो है उसे आप हमेशा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही बनाएंगे। तो उनको जब भी हम कंबाइंड करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उनका बाई मास रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो कितना होता है? 1:8, यानी 1 मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 मास ऑफ ऑक्सीजन जब भी कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे? हमेशा वाटर बनाएंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर। जैसे आपने C+O2 क्या बनाया? CO2। ठीक है, आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, क्या बनाया? CaO + CO2। आपने सोडियम बाई कार्बोनेट के 2 मोल्स लिए, हीट किया, क्या बना? Na2CO3 + CO2 + H2O। यानी आपके पास टोटल 3 मेथड्स यहाँ पर आ गए हैं जिनकी हेल्प से आप क्या बना पा रहे हैं? CO2, CO2 एंड CO2 बना पा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन तीनों मेथड में आपने देखा होगा कार्बन का 1 मोल यूज किया गया है और ऑक्सीजन के 2 मोल यूज किए गए हैं। यानी कार्बन का मास कितना हो गया? 12, जबकि ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 32 हो गया है। देख लिया आपने? ऑक्सीजन कितना यूज कर रहे हैं? 2, तो 16 × 2 कितना? 32। कीजिए कट, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32, यानी कि 3:8 में, यानी कि 3 मास किसका लेंगे? कार्बन का, और 8 मास किसका लेंगे? ऑक्सीजन का। जब भी इनको हम आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ऑलवेज क्या बनेगा? CO2।
चाहे हम CO2 को किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, किसी भी मेथड से बनाएं, लेकिन इनके बनने में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का जो बाई मास रेशियो है वो 3:8 ही रहेगा, जो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, कोई भी 2 और 3 मेथड से बनाए गए किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट आपस में मिक्स होकर के उस कंपाउंड को बना रहे हैं, उन एलिमेंट्स का बायोमास रेशियो हमेशा क्या रहेगा, बायोमास रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ठीक है, चलिए तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं एक फटाफट से। ठीक है, ताकि आपको और थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन ये है 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देख लीजिए, जो रिएक्ट किससे कर रहा है, HNO3 से। ठीक है, तो इससे आपके पास जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसको अगर आप ड्राई कर रहे हैं एंड देन हीट कर रहे हैं तो आपके पास क्या बन जा रहा है, CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, जिसका वेट आपको दिया गया है 1.35 ग्राम। समझ गए क्वेश्चन क्या है कि 1.08 ग्राम आपके पास कॉपर है जिसकी रिएक्शन किससे करवाई, HNO3 से। तो आपके पास जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया उसको ड्राई किया, हीट किया, तो हमारे पास क्या बना, CuO। ठीक है, जिसका वेट कितना है, 1.35 ग्राम है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। सेकंड एक्सपेरिमेंट अपन ने वापस किया। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया, 2.3 ग्राम ऑफ CuO लिया। ठीक है, इसको हमने हीट किया विथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, तो हमारे पास Cu बन गया है जिसका वेट 1.84 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या ये दो, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि क्यूप्रस ऑक्साइड जो है उसका वेट दिया गया है दोनों बार आपको। ठीक है, यहाँ पे इसका वेट दिया गया है, यहाँ पे इसका वेट दिया गया है, यहाँ पे कॉपर का वेट दिया गया है, यहाँ पे भी आपको कॉपर का वेट दिया गया है। ठीक है, दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे किए हैं जिनमें अपन को एक बार कॉपर से क्यूप्रस ऑक्साइड मिल रहा है और एक बार क्यूप्रस ऑक्साइड से क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब क्या देख पा रहे हो कि क्यूप्रस ऑक्साइड में एक तो एलिमेंट जो यूज किया जा रहा है वो कॉपर किया जा रहा है, जबकि दूसरा एलिमेंट कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, इज दिस प्रोसेस ओबे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। तो हमें पता होना चाहिए कि बाई मास रेशियो अगर इनका सेम आया तब तो ये कांस्टेंट लॉ प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकलेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले पिक करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को। फर्स्ट हम यहाँ पे आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं इसका, देखो क्या है, हमने कहा 1 पॉइंट, चलो पहले इसकी इक्वेशन बना के देखें। कॉपर की इक्वेशन हम करवाते हैं 4 मोल ऑफ HNO3 के साथ, तो हमारे पास बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस। 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ चुके होंगे। इसको हीट एंड ड्राई करने पे हमारे पास CuO बन रहा है। क्या बन रहा है, CuO। ठीक है, हमने क्या कहा इसमें कि 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है, कंटेन करता है 1.35 ग्राम ऑफ CuO। यही कहा था हमने क्वेश्चन में, 1.0 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन करता है किसको, 1.3 ग्राम ऑफ कॉपर को। तो बताइए 100 ग्राम ऑफ Cu कंटेन करेगा कितना, कितना हो जाएगा बताओ, 1.08 इंटू 100 डिवाइड बाय 1.35, इतना ही हो जाएगा भाई। 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन करता है 1.35 ग्राम, तो कितना हो गया, 1.08 अपॉन 1.35 हो गया। तो 100 ग्राम कॉपर कितना Cu कंटेन करेगा, वो कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे अपन। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट से सॉल्व करो इसको, आपका आंसर क्या आता है।
ठीक है, तो जैसे आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अबाउट 80 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ कॉपर के पास कितना CuO है, 80। ठीक है, मतलब 80 ग्राम CuO के अंदर आपका 100 ग्राम आपका कॉपर कंटेन कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए, अब मैं इसको ऊपर से रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर आपके पास यहाँ पे 80 ग्राम क्या आ रहा है, अब CuO में अगर आपके पास 80 ग्राम क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास 20 ग्राम क्या बचा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑब्वियसली आपके पास पूरा ये 100% है, उसमें से 80% कौन आ गया आपका, कॉपर, तो 20% कौन बचा आपका, ऑक्सीजन बचा। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। अब देखते हैं सेकंड को। सेकंड में आपसे कहा गया था CuO की रिएक्शन किससे हुई है, H2O से। CuO की रिएक्शन H2 से हुई। देख लीजिए क्या बनेगा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी। H2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O प्लस Cu। जहाँ पे Cu का आपको वेट दिया गया है कितना, Cu का वेट दिया गया है आपको 2.3 ग्राम, जबकि इसका वेट दिया गया है आपको 1.84 ग्राम। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी यही इक्वेशन बन जाएगी, 2.3 ग्राम ऑफ CuO कंटेन 1.8 ग्राम कॉपर। तो 100 ग्राम ऑफ CuO कंटेन कितना हो जाएगा, 1.84 डिवाइड बाय 2.3 डिवाइड बाय 1.84 इंटू 100। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसे कैलकुलेट जब करेंगे तब भी आपके पास जो आपका आंसर आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1.84 अपॉन 2.3, आपके पास अगेन कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर ये भी 80 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी आपका 80 ग्राम कॉपर है, तो अगर इसे 100% मानेंगे तो इसका मतलब 20 कौन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही एक्सपेरिमेंट में हमारे पास में जो क्यूप्रस ऑक्साइड आया, क्यूप्रिक ऑक्साइड हमारे पास आया है CuO, उसमें कॉपर की परसेंटेज कितनी है, 80, और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, 20। इसका मतलब दोनों ही एक्सपेरिमेंट में CuO के फॉर्मेशन में कॉपर एज वेल एज ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो कैसा है, सेम है, 80:20 का। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ गए हैं। हमेशा ऐसे करना है अपन को कि कितने ग्राम में कितना ग्राम आपका यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए 1.08 ग्राम कॉपर आपको दिया गया था, इसमें आपका 1.3 ग्राम ऑफ Cu है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1.08 डिवाइड बाय 1.35। तो 100 में कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही दूसरा एक्सपेरिमेंट में निकाल लेंगे, दोनों में मैच करेंगे। अगर आपके कॉपर और ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम आ रही है तब तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर जाता है, अदरवाइज ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन हम लोग इन पे सॉल्व कर लेंगे, और हमारे पास 3 लॉ और अभी रह गए हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, समझ रहे हैं। थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है धीरे धीरे आपके पास बढ़े, तो आप अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करें। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से करें। आपके पास बुक्स या कोई भी स्टडी मटेरियल आपके पास जो भी अवेलेबल है, ठीक है, उस पर जाएं और रिलेटेड क्वेश्चंस, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके डाउट्स जो हैं वो सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।